नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इस कार्यक्रम में हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इन समाचार पत्रों में जो भी प्रमुख संपादकीय आए होते हैं उनकी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनमें से हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से कौन से ऐसे संपादकीय हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हम जान सकते हैं। चलिए, आज 3 जुलाई है, 151वां एपिसोड है मेरी गणना के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अच्छा, आप में से जिन लोगों को नहीं पता, हालांकि मैंने टेलीग्राम इत्यादि पर डाला है, मेरी इकोनॉमिक्स की जो लेक्चर सीरीज है, जो कि काफी हद तक रमेश सिंह की जो पुस्तक है इकोनॉमिक्स की, उस पर आधारित है, वो प्रारंभ हो चुकी है। तो काफी लंबा उसमें गैप रहा अनेक कारणों से। बैचेस रहे मेरे पास कई सारे जिनको मुझे देखना था, तो उस कारण से मैं वो लेक्चर सीरीज ले नहीं पा रहा था। और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे कवर करना था, जो कि हमने लगभग पूरा कवर कर लिया है। लेकिन तब भी आप में से बहुत लोगों की निरंतर ये मांग आ रही थी, निरंतर ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि उस सीरीज को हम जल्दी से जल्दी प्रारंभ करें। तो आज सुबह 10 बजे से उसका जो लेक्चर था वो प्रारंभ हो गया है। अगर आपका वो लेक्चर छूट गया है, अगर आपको ये जानकारी प्राप्त नहीं थी कि भाई रमेश सिंह वाली लेक्चर सीरीज दोबारा प्रारंभ हो गई है और आप उससे जुड़े हुए थे या जुड़ना चाहते हैं, तो आप उसको देखना शुरू कर सकते हैं। रोज सुबह 10 बजे इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर मेरे द्वारा आएगा। ये वाला लेक्चर जो होगा इकोनॉमिक्स का, ये मंडे टू फ्राइडे आएगा, ये याद रखिएगा। ये लेक्चर शनिवार को नहीं आएगा। हिंदी में हिंदू शनिवार को भी होगा, लेकिन ये वाला जो लेक्चर होता है ये खाली मंडे टू फ्राइडे होगा इकोनॉमिक्स का। तो ये आप एक जानकारी थी। अगर आप उसको देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देखना शुरू कर दें, दोबारा से मोमेंटम बनाएं, क्योंकि तैयारी के लिए इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी होती है। चलिए, मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो यार हमारा जो P2I बैच है हिंदी भाषा में, उसमें एक और जो हमारा बैच, मॉर्निंग बैच, जो मैंने आपको कल बताया था, वो हमने लॉन्च किया है सुबह 8 बजे से। 10 जुलाई से ये बैच शुरू हो जाएगा। 10 जुलाई से जुड़ने की तारीख है। 10 जुलाई के पहले पहले आप जुड़ जाइए, क्योंकि 10 तारीख से ये बैच जो है ये प्रारंभ होने वाला है। इसमें खास बात ये है कि ये सुबह 8 बजे से है। तो आप में से जो लोग, खास तौर पे देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, उनके लिए अच्छा है, वो सुबह सुबह कर ले। दूसरे वो लोग हैं जो सुबह बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते, लेट राइजर्स हैं, देर से उठते हैं। उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि अगर सुबह 8 बजे आपकी क्लास होगी तो आपको उठना पड़ेगा। इस बहाने आपका दिन जो है थोड़ा जल्दी प्रारंभ होगा। और अगर आपका दिन जल्दी प्रारंभ होगा, जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप एक बार बैठ के सोचें कि यार आपको अपना दिन कैसे मैनेज करना है, अपना साल कैसे मैनेज करना है, तो मेरे को कम से कम ये आइडिया बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बड़ा सही लगता है कि 8 बजे से क्लास शुरू होगी, 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगी। तो 11:30 बजे अगर आपकी क्लास खत्म हो गई तो आपके पास पूरा दिन जो है वो बचा हुआ है। आप उस दिन में जो चाहे, जैसे चाहे, आप अपने दिन का प्रयोग कर सकते हैं। आप रिवीजन कर सकते हैं, आप नई चीजें पढ़ सकते हैं। एक खास इसमें ऑफर आया है। स्टडी IQ IAS के हम सभी को पता है, मेंटोर हैं अनिल स्वरूप साहब हैं, वो IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड, बहुत ही वरिष्ठ IAS ऑफिसर रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं। रिटायर होने के बाद उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, नो मोर अ सिविल सर्वेंट और एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट। दोनों किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत ही शानदार किताबें हैं। किसी भी बिगिनर को एक सिविल सर्विसेज का सही एक पैमाना दिखाती हैं, एक सही आईना दिखाती हैं। तो इन पुस्तकों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क, यानी कि बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के, अगर आप 5 जुलाई के पहले जुड़ते हैं। 5 जुलाई तक, आज 3 जुलाई है, परसों के पहले पहले जो भी एनरोलमेंट होगा उनको जो छपी हुई हमारी किताबें जाएंगी, जो P2I बैच में जाती हैं, उसके साथ के साथ अनिल स्वरूप सर की ये 2 किताबें जो हैं ये भी जाएंगी। तो अगर आप इन किताबों से भी लाभान्वित होना चाहते हैं तो आप 5 जुलाई के पहले पहले एनरोल कीजिए। AJ लाइव कोड का प्रयोग कीजिए, जो कि मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन, और 29,999 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, ये P2I है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक सारी तैयारी आपकी ये कराएगा। आपको इसके अलावा और किसी भी तरह का कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके ऑप्शनल को छोड़ के। एक ऑप्शनल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी आप जो, आपको ना कोई टेस्ट सीरीज करनी, ना कोई आंसर राइटिंग करना, ना कोई आपको MCQ प्रैक्टिस, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंस की गाइडेंस, कुछ भी आपको और नहीं करना अगर आपने ये कोर्स ले लिया है। आपको कोई भी किताब भी नहीं खरीदनी अगर आपने ये कोर्स ले लिया है, ठीक है। तो 29,999 में
आप इससे जुड़ सकते हैं। ये 2 एक्स्ट्रा किताबें पाने का भी अभी मौका है, अभी तरीका है 5 जुलाई तक। ठीक है, आप अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे साथ आपके कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, तो उस चर्चा को हम कैसे कर सकते हैं? अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल आईडी है, और www.studyiq.com हमारे संस्थान की वेबसाइट है, जहां पर आप जाकर संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो है, मैं छात्र का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सवाल से मुझे आज की क्लास की शुरुआत करनी थी। कल मेरे को एक ईमेल आया, इनफैक्ट एक ही बच्चे के कई सारे ईमेल्स आए, उन ईमेल्स का मैं रिप्लाई अलग से करूंगा, वो ऑब्वियसली एक अलग बात है, लेकिन उसमें एक जो चीज थी, एक जो बात थी, उसकी चर्चा करना थोड़ा आवश्यक है। उस बच्चे ने, जब मैं कल RN रवि साहब के, जो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने जो हरकत की है, असंवैधानिक हरकत की है, एक मंत्री को बर्खास्त करने का प्रयास किया, फिर उसको खुद ही रोक दिया, उसको लेके उस छात्र ने एक इस तरह की कुछ बताया है कि सर ये तो बड़े एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, IPS रहे हैं, उसके बाद इतने राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, तो इनको तो संविधान पता ही होगा, इनको संविधान पता होगा, तो हम ये तो नहीं मान सकते कि इनको संविधान नहीं पता होगा। ये बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूं। उसके आगे वो लिखते हैं कि सर ये तो, अब देखिए इसमें क्या होता है कि हर संविधान जो होता है, संविधान आपको ब्रॉड डायरेक्शंस देता है। संविधान क्या होता है? संविधान आपको निटी ग्रिटी नहीं बताता, वो आपको कानून बताता है। संविधान क्या करता है? संविधान आपको बताता है कि आपके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, आपके अधिकार क्षेत्र क्या नहीं हैं, और अक्सर उसमें एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में कदम रखने की इच्छा सबकी होती है। तो किसी भी सरकार के सभी अंग एक दूसरे के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें कदम रखने का प्रयास करते हैं। यह प्रयास कोई नया नहीं है, इसके पहले ऐसा अनेक बार हुआ है कि बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े जो जाने माने लोग थे, सिविल सर्वेंट थे, वो लोग जो हैं बड़े बड़े पदों पर बैठे, लेकिन कई बार राजनीतिक दबावों के तहत वो संवैधानिक या फिर कानूनी व्यवस्था का थोड़ा सा उल्लंघन करने से नहीं चूकते। तो RN रवि साहब उसका ही एक उदाहरण है। निश्चित तौर पे वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन, और मैं ये भी जानता हूं कि उनको संविधान पता होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पता होगा, लेकिन जो उनका काम था वो पूरी तरह से असंवैधानिक था। इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे मुझे अभी भी याद है, दिल्ली में एक बार जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था, जब वो एक वीडियो आया था, जो कि बाद में मालूम चला कि मॉर्फ था, वो वीडियो वास्तविक नहीं था, वो वीडियो नकली था, जिसमें कुछ देश विरोधी नारे लगाए गए थे, जिसको लेके आज तक चर्चा चलती है। हालांकि यह सिद्ध हो गया था कि वो वीडियो नकली है। उस समय दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई अगर ये छात्र इनोसेंट हैं, अगर ये छात्र निर्दोष हैं, तो आके सिद्ध करें कि ये निर्दोष हैं। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है, यानी कि वो IPS ऑफिसर है, और IPS ऑफिसर भी कोई नया नहीं है, ऐसा नहीं कि 2 साल पहले सेलेक्ट हुआ, IPS ऑफिसर भी वो बहुत वर्षों से रहा होगा। उस व्यक्ति को कानून की इतनी बेसिक बात की तो जानकारी होगी ना, कि जब व्यक्ति का दोष जब तक सिद्ध ना हो, उसे निर्दोष भारत में माना जाता है। यानी कि दोषी सिद्ध करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, व्यक्ति पर खुद को निर्दोष सिद्ध करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तब भी राजनीतिक दबाव इत्यादि में उसने इस प्रकार की चीज कही, तो ऐसा उसने कहा, इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को मानना एकदम सही नहीं है कि जो व्यक्ति बड़ी संवैधानिक पदों पर रहे होते हैं, जिनको इस प्रकार का अनुभव होता है, वो गलतियां नहीं करते या फिर वो राजनीतिक दबाव में नहीं आते, ये मानना गलत है। दूसरी चीज जो उन्होंने अपने ईमेल में लिखी, जिस छात्र का मेरे को ईमेल आया था, वो थोड़ी आपत्तिजनक है, तो इसीलिए मैं आपको ये एक बार बता दूं कि इस प्रकार से सोचना बंद कीजिए। दूसरी चीज उन्होंने लिखी कि सर ये व्यक्ति जो हैं, ये तो फलाना राज्य से हैं, दक्षिण भारतीय हैं, और दक्षिण भारतीय जो होते हैं वो तो बहुत ईमानदार होते हैं, वो तो अपने नियम कायदों के पक्के होते हैं, फिर ये ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। इसको हम सभी कहते हैं जनरलाइजेशन, कि अगर आप ये मान लेते हो कि किसी एक प्रकार के, किसी एक क्षेत्र के, किसी एक इलाके में रहने वाले लोग, किसी एक जाति के, किसी एक धर्म के लोग जो हैं वो एक जैसे होंगे, तो इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। कि आप क्या करते हो, आप ये मान लेते हो कि सब लोग एक जैसे होते हैं, जो कि सत्य नहीं है। तो ये जो है, इस प्रकार की सोच को बदलें। मतलब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग इसे परीक्षा में नहीं लिखोगे, आपने खाली मेरे से पूछने के लिए कह दिया, लेकिन इवन पूछने के लिए भी अगर आपने मेरे से ये कहा, तो आपके दिमाग में इस तरह की सोच है
कि सारे दक्षिण भारतीय बड़े समझदार लोग होते हैं या फिर सारे ऐसे लोग जो बिहार में रहे होते हैं वो बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, जो कि सत्य नहीं हो सकता। हर जगह रहने वाले लोग हर तरह के हो सकते हैं, तो किसी भी प्रकार के जनरलाइजेशन से बचें, वो थोड़ा नुकसानदायक होता है, वो आपके ज्ञान की जो यात्रा है उसको दूषित करता है, तो उससे आप बचें, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की चर्चा को। तो यार आज की चर्चा में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विकलांगता के आंकड़े। यार भारत में एक अनुमान के हिसाब से करीब 2.68 करोड़ लोग विकलांग हैं। तकरीबन ये नंबर है जो एक कंजर्वेटिव आंकड़ा है कि आंकड़ा इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम होने की संभावना बहुत कम है। तो तकरीबन इतने लोग निश्चित तौर पे भारत में विकलांग हैं। अगर आप इस संख्या को देखेंगे तो यार मतलब करीब 2.25 करोड़ लोग हो गए जो आपके यहां विकलांग है। बहुत सारे देशों की पूरी आबादी इतनी होती है, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। उस जनसंख्या के लिए आपको नीतियां बनानी पड़ेंगी, उस जनसंख्या के लिए आपको जीवन यापन सरल सुगम करने का तरीका सोचना पड़ेगा, उनके लिए आपको अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब किसी भी प्रकार की सुविधा को प्रदान करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की नीति को बनाने के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कदम है वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपके पास एक सही प्रकार का आंकड़ा हो। और वो आंकड़ा सिर्फ ये ना हो कि विकलांग कितने हैं, आंकड़ा सिर्फ ये ना हो, भाई विकलांगता की भी बहुत सारी श्रेणियां हो सकती हैं। एक विकलांग व्यक्ति जो किसी बहुत धनवान परिवार से है और एक विकलांग व्यक्ति जो किसी बहुत गरीब परिवार से है, दोनों के जीवन यापन की समस्याओं में फर्क हो सकता है। पुरुष विकलांगता और महिला विकलांगता के परिणाम अलग हो सकते हैं, बच्चों की विकलांगता के परिणाम एकदम अलग हो सकते हैं। विकलांगों को स्वास्थ्य का एक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको कोई, अगर वो चल फिर नहीं सकते तो कोई उनकी देखभाल करने के लिए है कि नहीं है, उनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, उनको संपत्ति का अधिकार दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, उनका यौन जीवन कैसा है, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग करना आता है कि नहीं आता। इस प्रकार की चीजें जो हैं, इन सब चीजों पर विचार किया जाना आवश्यक है, इनके सही आंकड़े होना जरूरी है। तो इनके सही आंकड़ों के लिए सबसे जो सही तरीका होता है वो होता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको हम कहते हैं NFHS। ये क्या होता है, करीब कई लाख परिवारों से एक विस्तृत सर्वे इसमें कराया जाता है। ये सूक्ष्म सर्वे नहीं है, इसमें केवल बेसिक एक आध सवाल पूछ के नहीं छोड़ा जाता, काफी विस्तृत तौर पे इसमें सर्वेक्षण कराया जाता है, काफी विस्तार से बातचीत होती है। तो अब इसका जो छठा राउंड अब होने वाला है उसमें विकलांगता का एक प्रश्न डाला गया था, जिसके आधार पे विकलांगता को लेके काफी सारे आंकड़े मिलने के एक आशा थी कि ये विकलांगता को लेके हमें देश में कई सारे आंकड़े मिलेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने NFHS 6 के उस सर्वे से विकलांगता वाले सवाल को हटा दिया है। केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि भाई NFHS 6 वाले जो सर्वे है उसमें विकलांगता पे आधारित कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब ऐसा क्यों किया केंद्र सरकार ने? तो केंद्र सरकार का यह कहना है कि यार विकलांगता का डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जो होता है उसके अंतर्गत हमने विकलांगों की गणना ऑलरेडी कर रखी है, तो आप एक ही काम को बार बार क्यों कर रहे हो? केंद्र सरकार का यह कहना है कि यार विकलांगों का डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, हम इस डेटा के पोजीशन में हैं, तो इस डेटा की बार बार गणना करने का कोई खास औचित्य नहीं है। ये जो हमारा सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है ये तो ओपन है, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप यहां से उठा लीजिए आंकड़े आपको चाहिए तो। आप अलग से एक और सर्वे क्यों करना चाहते हैं? इसका कोई खास लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब इसको लेकर पहली चीज जो है बेटा, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की जो डेटा है वो 2018-19 का है। कितने साल हो गए? तकरीबन 5 साल हो गए। केंद्र सरकार का यह कहना है कि विकलांगों की संख्या में बहुत ज्यादा कोई वृद्धि हुई हो, इस बात को हम नहीं मान सकते, ऐसा कोई आसार नहीं है। मतलब जो देश की आम वृद्धि दर है, हम यह मानते हैं कि विकलांगों की वृद्धि दर भी उतनी ही होगी। भाई अगर देश की आबादी जो है वो 2% के हिसाब से बढ़ती है मान लेते हैं, तो विकलांगों की संख्या भी 2% के हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन फिर से इसको मानने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि यार मतलब कोई जरूरी नहीं है ना कि विकलांगों के बच्चे विकलांग हो, या फिर जो लोग विकलांग नहीं है उनके बच्चे विकलांग ना हो। तो इसीलिए कोई कोरिलेशन, कोई संबंध स्थापित करना आसान नहीं है। एक तो 5 साल जो है समय बहुत पुराना हो गया, तो हमारे पास जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पे आउटडेटेड है, वो पुराने आंकड़े हैं।
और हमको निश्चित तौर पर नए आंकड़ों की आवश्यकता है। दूसरी चीज वो है जो आपको मैंने बताई कि एनएफएचएस का सर्वे जो होता है वो कहीं ज्यादा विस्तृत होता है, 6 लाख से ज्यादा परिवारों पर आधारित होता है और उसमें दुनिया भर के सवाल पूछे जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर विकलांगों के बारे में पता किया जाएगा तो हमें क्या क्या आंकड़ा मिलेगा। विकलांग का पोषण, देखभाल, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा, यौन जीवन, संपत्ति, घरेलू हिंसा, कि भाई अगर आप विकलांग हो तो क्या आपके साथ घरेलू हिंसा ज्यादा हो रही है, क्या आपको बीमा मिलता है, और तमाम तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सारे आंकड़े, इन सारे सवालों के जवाब, इन सारी चीजों के बारे में हमको एक जानकारी प्राप्त होनी शुरू होगी जो कि महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है इसको एक बात समझते हैं। यार देखो, अक्सर क्या होता है जब भी हम विकलांगों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मेडिकल गेज। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं एक बार कि यार अगर हम किसी विकलांग व्यक्ति के आंकड़े की ओर देखते हैं या विकलांग व्यक्ति की ओर देखते हैं तो हमारे दिमाग में विचार यही आता है कि यार ये तो एक मेडिकल प्रॉब्लम है। हम उसे केवल एक मेडिकल समस्या की तरह देखते हैं कि इसको स्वास्थ्य सुविधा बेहतर प्रदान करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक विकलांग व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से सोचें, एक बार एक विकलांग व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से सोचें, जो आदमी विकलांग है, यार वो कोई केवल मेडिकल प्रोजेक्ट थोड़ा ना है, वो तो इंसान है। वो इंसान है कि नहीं है भाई? उसका परिवार भी होगा, उसके बीवी बच्चे पति भी होंगे, जो भी हो, वो उसका अपना एक सामाजिक सर्कल भी होगा, वो काम भी करेगा, क्योंकि विकलांग व्यक्ति तो अपनी विकलांगता के साथ जीवन भर रहता है ना। तो यह बहुत जरूरी है बेटा कि हम विकलांगों की तरफ सिर्फ मेडिकल गेज से ना देखें, सिर्फ एक जो हमारी मेडिकल नजर है, मेडिकल दृष्टिकोण है, सिर्फ उससे ना देखें, बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें कि यह विकलांग व्यक्ति जो है ये इंसान है। हमें केवल यह नहीं करना है कि उसको अधिक से अधिक मेडिकल सुविधाएं प्रदान करें, हमको यह भी देखना है कि उसका बाकी जीवन जो है, उसका सामाजिक जीवन, उसका आर्थिक जीवन, क्या वो ठीक ठाक है। केवल मेडिकल जीवन पर ध्यान नहीं देना है, यह याद रखिएगा। अक्सर विकलांगता में सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही थॉट आता है, यह आदमी विकलांग है, अरे इसको व्हीलचेयर दे दो, अरे इसका इलाज करा देते हैं, इसको इलाज के लिए बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। अरे यार विकलांग आदमी है तो ये भी देखो ना वो जिस तरह के काम कर सकता है, वो काम उसके लिए सुरक्षित है कि नहीं है, उसके आसपास बैंकिंग की सुविधा है कि नहीं है। तो आप ये सब भी तो देखो ना कि भाई उसकी शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका मतलब उसको अपने काम में प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। क्या उसको अपने कार्य क्षेत्र तक जाने में दिक्कत होती है? ऐसा तो नहीं है कि उसको ऑफिस 25 किलोमीटर दूर है। क्या उसको उसके घर के आसपास काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा? क्या आप समझ रहे हैं? क्या उसको सही प्रकार की आवासीय सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अगर वो व्हील चेयर पे है और उसे 4थे फ्लोर का घर मिल रहा है और वहां पे लिफ्ट नहीं है तो उसके लिए दिक्कत है। क्या उसको सही आवासीय सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो विकलांगों की समस्याओं को या विकलांगों के जीवन को समझने के लिए उनकी तरफ केवल मेडिकल गेज रखना जरूरी नहीं है, उनकी तरफ मेडिकल गेज के इतर भी बहुत सारी तरीके से देखना आवश्यक है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपके पास समय हो तो एक फिल्म थी मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ। फिल्म जो है वो अंग्रेजी और हिंदी में मिलाकर है, मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ। एक अपर्णा सेन नाम की डायरेक्टर ने फिल्म बनाई थी। इसमें कल्की कोचलिन नाम की एक हीरोइन है, वो इसमें मेन एक्ट्रेस हैं। तो इस फिल्म को आप देखिए। इस फिल्म में उन्होंने यही दिखाया है कि एक महिला है, एक लड़की है, यंग लड़की है, कॉलेज जाती है और उसको सेरेब्रल पॉलिसी है, मतलब एक बीमारी होती है सेरेब्रल पॉलिसी। उस लड़की को सेरेब्रल पॉलिसी है और उसकी नॉन मेडिकल लाइफ दिखाई है। ठीक है, बीमारी है, उसका इलाज चल रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन यार वो एक युवा लड़की है, मतलब वो पार्टी करना चाहती है, वो दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहती है, वो किसी से प्रेम भी करना चाहती है, वो दुनिया भर की चीजें करना चाहती है। तो उसकी ये सारी इच्छाएं, ये सारी चीजें कैसे पूरी हो रही हैं, उसकी कहानी है मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ। एक बार अगर आप देखना चाहें तो मेरे को ये फिल्म इसीलिए बड़ी अच्छी लगी थी कि एक विकलांग व्यक्ति को उसकी विकलांगता से अलग कैसे देखा जाए, वो इसमें दिखाया गया है। तो आप एक बार इस तरह की कोई फिल्म अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, वरना इस बात को समझिए, अगर आप फिल्म नहीं भी देखना चाहते तो इस बात को आप समझिए कि भाई विकलांग व्यक्ति की तरफ हमें सिर्फ मेडिकल गेज से नहीं देखना है, हमें उसे नॉन मेडिकल गेज से भी देखना है। यह बहुत आवश्यक है। इसीलिए जरूरी है कि जो एनएफएचएस का डेटा है वो हमारे पास आए। ठीक है, यह अपने आप में एक आवश्यक चीज है कि एनएफएचएस का डेटा जो है वो हमारे पास आए।
सरकार ने एक बात यह भी कही है कि भाई एनएफएचएस से लोग जानकारी छुपा लेते हैं। कई बार यह होता है, यह अक्सर होता है कि इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि विकलांगता का जो आंकड़ा हमारे पास है वो निश्चित तौर पे कंजर्वेटिव आंकड़ा है, विकलांग उससे कहीं ज्यादा होंगे। अक्सर जब विकलांगता के बारे में कोई जानकारी लेने पहुंचता है तो लोग उससे बातचीत छुपा लेते हैं, लोग उसको नहीं बताते कि भाई हमारे परिवार में कोई विकलांग है या किस प्रकार की विकलांगता उस व्यक्ति को है। तो यार ये प्रॉब्लम तो हर जगह आएगी, मतलब क्योंकि आपके पास जानकारी छुपाने की प्रॉब्लम है, आप ये तो नहीं मान सकते ना कि भाई अब हम जानकारी इकट्ठी नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आप जो अपने जो सैंपल जो आपके लिए सर्वे करने जाते हैं उनकी ट्रेनिंग बेहतर कीजिए कि वो सवालों को बेहतर तरीके से पूछें, सवालों को ऐसे पूछें कि उनसे जवाब अपने आप निकल के आए। तो ये प्रशिक्षण की प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, एनएफएचएस जो है ये याद रखिएगा एक मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है, वो कराता है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड एक प्रोसेस है, कई सारे विदेशी संस्थान भी इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मुख्य संस्थान जो है वो एक आईएफएचएस नाम का ये माफ कीजिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान आईआईपीएस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, ठीक है। ये संस्थान जो है ये इसको कराता है और 1992-93 में पहला राउंड हुआ था इसका, अब इसका छठा राउंड होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिस पर भारत में हमेशा से एक विवाद बना ही रहता है, भारत में एक सदा सर्वदा इसका विवाद बना रहता है। तो यार अभी क्या हुआ, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया। तो यह आदेश जो था ये ट्विटर के खिलाफ था। ट्विटर जो कंपनी है वो हाईकोर्ट गई थी और उसने हाईकोर्ट में सरकार के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जहां पे सरकार ने बहुत सारे अकाउंट्स को बंद करने की बात कही थी। सरकार ने आदेश दिया था कि भाई ये अकाउंट्स हैं, इनको आप बंद कर दो। ट्विटर सरकार के इस आदेश के खिलाफ जो है कर्नाटक हाईकोर्ट गया था। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया वो क्या दिया कि ट्विटर की अपील को खारिज कर दिया, और न सिर्फ खारिज किया बल्कि ट्विटर पे 50 लाख रुपए का दंड भी लगाया। सरकार ने कहा कि यार माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट ने कहा कि तुमने सरकार की बात नहीं मानी कहते ही, तो इसीलिए तुम पे 50,000 रुपए की हम पेनल्टी भी लगा रहे हैं, 50,000 रुपए का फाइन भी लगा रहे हैं। अब ये जो है ये अपने आप में ये निर्णय जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि आईटी एक्ट 2000 जो है जिसका अब रिप्लेसमेंट लाने की बात चल रही है, उसका सेक्शन 69A जो है यह अधिकार सरकार को देता है कि भाई ऑनलाइन आपको अगर ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) याद कीजिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है ना। तो 19(1) आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और 19(2) आपको क्या बताता है कि उसकी सीमाएं क्या हैं, कि किस तरह से सरकार अभिव्यक्ति को सीमित कर सकती है। तो 69A में यही लिखा हुआ है कि भाई ऑनलाइन पर भी यही सेम चीज लागू होगी। जैसे मान लीजिए देशों से संबंध हो गए, मित्रवत देशों से संबंध हो गए, या फिर मान लीजिए सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंच सकता है, हिंसा हो सकती है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजों के आधार पे सरकार जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे नियंत्रण कर सकती है, उसको रोक सकती है। यही सेम नियंत्रण आपको 69A के तहत जो है आपको ऑनलाइन मीडियम में भी मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन मीडियम में वही है ना, आप अपनी बात अभिव्यक्त कर रहे हो और तो कुछ है नहीं, चीज एकदम सेम है। तो ये एक आदेश जो है कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया। अब इस आर्टिकल की जो लेखिकाएं हैं, जो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है द हिंदू में, वो कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले की आलोचना करती हैं। वो कहती हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का एक आइकॉनिक निर्णय आया था, श्रेया सिंघल मामला। श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि यार चलो 69A जो है वो ठीक है, हम इसको रद्द नहीं कर रहे, आईटी एक्ट का जो सेक्शन 69A है इसको हम रद्द नहीं कर रहे, इसको हम रखते हैं, लेकिन आप रैंडमली हर किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते। कि ब्लॉक करना जो है वो किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। तो आप ऐसे ही किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते कि सरकार बस ट्विटर को बोल दे कि यार इस व्यक्ति के अकाउंट को बंद कर दो, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नियम बनाए थे। एक तो आपको लिखित आदेश देना पड़ेगा कि आप वर्बली ओरली नहीं कर सकते कि भाई किसी अफसर ने फोन कर दिया ट्विटर के हेडक्वार्टर पे और बोल दिया कि भाई ये व्यक्ति का अकाउंट जरा बंद कर दो, ऐसे नहीं किया जा सकता। आपको लिखित आदेश देना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रॉपर एक इन राइटिंग ऑर्डर इश्यू करना पड़ेगा। उस ऑर्डर में भी एक अधिकारी का स्तर बनाया गया था कि इससे ऊपर के अधिकारी का अप्रूवल आवश्यक है। इसके अलावा नोटिस देना अनिवार्य है।
कि भाई जिस व्यक्ति का अकाउंट बंद किया जा रहा है उसे, या फिर जिस पर कोई भी कार्रवाई की जा रही है उसे, और जिस प्लेटफॉर्म पे है, भले ही वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, उन दोनों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है कि भाई इसको हम बंद कर रहे हैं, ताकि उस व्यक्ति को एक अपना जवाब देने का एक मौका मिले। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि भाई आपको बिना अपनी बात कहने का मौका दिए आपको रोका नहीं जा सकता ना, आपको दंडित नहीं किया जा सकता। किसी को भी दंडित करने के पहले एक मौका दिया जाता है कि आप अपनी पक्ष जो है, अपनी बात जो है, उसको भी आप करें। ठीक है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा? कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नियम बनाए थे इनको बाध्यकारी नहीं माना है। ठीक है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यार ये कोई जरूरी नहीं है, और आपत्तिजनक स्थितियों में, गंभीर स्थितियों में सरकार जो है सीधे सीधे बंद करने का निर्णय भी दे सकती है। साथ के साथ कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक और बड़ी अजीब सी ऑब्जर्वेशन की, जो मेरे विचार में बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि यार ट्विटर का जो व्यक्ति प्रयोग करता है वो तो इलीट होता है ना, कि भाई भारत में ट्विटर आम आदमी तो प्रयोग करता नहीं। ट्विटर का प्रयोग करने वाला आदमी जो है वो आम आदमी तो है नहीं, वो कोई कमजोर व्यक्ति तो है नहीं। अगर उसको लगता है कि उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो वो हाईकोर्ट जा सकता है, और इन सारे मामलों में कोई भी हाईकोर्ट गया नहीं, तो आप हाईकोर्ट जा सकते हो, आप हाईकोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। तो मैं इसको गलत क्यों कह रहा हूं कि यार इस तरह से तो फिर आप देश में आप ये कह दो कि भाई सरकार कुछ भी कर सकती है, उसको आप सहमत नहीं हो तो आप कोर्ट चले जाओ, वो बात तो सही है। लेकिन यार फिर मतलब सरकार पे फिर कोई नियंत्रण रहेगा या नहीं रहेगा इस देश में? फिर तो राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जो उनका दिल करेगा करेंगी, और नागरिक से कह देंगे कि यार आपको तकलीफ है तो आप कोर्ट चले जाओ। भाई काम कदमों के पहले भी, सरकार के कदमों के पहले भी तो किसी प्रकार का नियंत्रण एक होना चाहिए ना, कि भाई एक सही प्रकार का कदम उठाया भी जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा, इसकी पड़ताल एक बहुत जरूरी है। तो ये जो अनिवार्यता थी इसको देने से कर्नाटक हाईकोर्ट थोड़ा सा चूका है। अब देखिए यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक तरफ कहा जाता है कि नोटिस देना जरूरी है, और अगर मान लीजिए मैं हाईकोर्ट जाता हूं अपने खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए, तो हाईकोर्ट मुझसे क्या कहती है कि भाई आप आदेश लेके आओ। कहां है वो आदेश? तो कई बार क्या होता है, जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है वो खुद ही ये कह देती है कि यार ये जो आदेश है ये गोपनीयता के कारण आपको हम दे नहीं सकते। कि मान लीजिए मैंने एक ट्वीट किया, जैसा अभी किसान आंदोलन के समय में हुआ था, मैंने एक ट्वीट किया, मेरे पे आरोप क्या लगाया गया कि आपके ट्वीट से देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं या अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है कोई भारत के खिलाफ जिसका आप हिस्सा हो। अब मैंने कहा भाई वो आदेश का आप मुझे कॉपी दो ना, मैं कोर्ट जाऊंगा। तो मुझे क्या बोला इलेक्ट्रॉनिक, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मैं कोई ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, लेकिन तो फिर क्या कहा जाता है व्यक्ति को कि नहीं नहीं नहीं, जो जांच करी गई है जिसके तहत यह पाया गया है कि आप राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हैं वो तो गोपनीय है, तो आपको हम दे नहीं सकते। तो वैसे में मैं हाईकोर्ट कैसे जाऊंगा भाई? आप मुझे ऑर्डर ही नहीं दे रहे, तो मैं हाईकोर्ट में कागज क्या दिखाऊंगा कि भाई ये जो है ये देखो ये आदेश है, ये आदेश गलत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, ये एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जहां पर व्यक्ति के पास कोई तरीका ही नहीं बचता। आपने मेरा अकाउंट बंद कर दिया, मेरे ट्वीट डिलीट करा दिए, अब मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। एक इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो बन रही है। अब इसमें क्या है, सरकारें अक्सर ये कहती हैं कि आपने फेक न्यूज फैलाई और आपने गलत समाचार दिया, इसीलिए आपको हम बंद कर रहे हैं। जबकि यार एक बहुत ही सिंपल सी बात है, ये कई बार स्थापित हो चुका है अलग अलग मामलों में, कि जब तक कोई सीधा लिंक स्टैब्लिश ना हो, जब तक यह ना हो कि भाई मेरे लिखने से ही कानून व्यवस्था खराब हुई, मेरे कुछ कहने के कारण ही हिंसा हुई, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तब तक आप मुझे उसका जिम्मेदार नहीं मान सकते। यह बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे घूम घूम के कि आपने ये लिखा, उससे ये भावनाएं भड़की, उससे ये भावनाएं भड़की, उसके रिएक्शन में किसी ने ऐसा कहा इसलिए हिंसा हुई, यार उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ठीक है, यह बात भी एकदम क्लियर है। तो ये जो है ये अकाउंट को ब्लॉक करने का एक सही कारण नहीं है, जब तक सीधा लिंक ना स्थापित हो जाए कि यार मैंने ये लिखा या मैंने ये बोला उसके कारण ही हिंसा हुई, तब तक मेरे ऊपर की जाने वाली कार्रवाई जो है वो गलत है, वो सही नहीं है, वो एक गलती है मेरे ऊपर की जाने वाली कार्रवाई। इसके अलावा एक बात और है कि यार अगर कुछ एक ट्वीट से समस्या है तो आपको केवल उन ट्वीट्स को डिलीट करना चाहिए, ना कि पूरे अकाउंट को बंद करना चाहिए। पूरे अकाउंट को बंद करने का मतलब क्या हो गया कि आपने उस व्यक्ति के भविष्य में भी कुछ कह पाने पर
पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब आपने अज्यूम कर लिया कि यार ये वाला आदमी जो है ये तो कुछ गलत ट्वीट करेगा, ये आपने अज्यूम कर लिया। भाई हो सकता है मेरे एक ट्वीट में कुछ गलती हो, आप उस एक ट्वीट को ब्लॉक करा दीजिए, उस एक ट्वीट को डिलीट करा दीजिए, लेकिन आप मेरे अकाउंट को ही बंद करा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या वाली बात है, यह अपने आप में बहुत गलत चीज है। और ऐसा केवल भारत में नहीं हुआ, ऐसा बहुत जगह हुआ है। जैसे मैं अभी भी मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ट्विटर से डिलीट करना एक गलती थी। मैं अभी भी मानता हूं कि उनके, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ट्वीट किए भी थे जिनसे अमेरिका की संसद में हिंसा हो रही थी, तो उन ट्वीट्स को डिलीट किया जाना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा आप डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिनों के लिए उनके अकाउंट को रोक सकते थे कि भाई 4 दिनों के लिए ट्वीट नहीं कर पाएंगे, ताकि ये हिंसा जो भी हो रहा है, विद्रोह जो भी हो रहा है, ये थम जाए, ये रुक जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को पूरी तरह से निलंबित करना या पूरी तरह से बंद कर देना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक गलत कदम था, एक अन्यायपूर्ण कदम था। वही सेम चीज यहां पर भी लागू होती है। ठीक है, आपको अगर लगता है कि भाई कुछ ट्वीट से ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, वरना ऐसा नहीं कर सकते। एक पूर्ववर्ती कदम उठा लेना कि यार ये क्या है, ये व्यक्ति तो ऐसे ही काम करने वाला है, ये आपको पता है और इसलिए आप उसके अकाउंट को डिलीट कर रहे हो, ये एक यथोचित कदम नहीं है, ये एक न्यायपूर्ण कदम नहीं माना जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार ब्रिक्स का नाम आप सबने सुना होगा। ब्रिक्स एक समूह है जिसमें, नाम से आप जानते हैं BRICS, आप में से जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, एक समूह है जिसमें ये 5 देश शामिल हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देशों का एक समूह है, एक अंतरराष्ट्रीय समूह है ब्रिक्स। ठीक है, तो यार इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। तब तक ब्रिक था, एस नहीं था, बस ब्रिक था। उसमें साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, अगले साल जुड़ा, तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इससे जुड़ा। तो यार ये जो समूह था, ये दुनिया के ऐसे देशों का एक समूह था जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने अपने इलाके में बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े देश हैं। तब भी इनको आप पूरी तरह से विकसित देश या उस कैटेगरी में नहीं डालते कि भाई ये पश्चिमी देशों के अलायंस में शामिल हो, ऐसा आप इनके बारे में नहीं सोचते। और ये एक ऐसा समूह बना था जो अपने क्षेत्र में, कि भाई हम अपने इलाके में अपने विस्तार के लिए अपना खुद का एक समूह बनाएंगे। याद रखिए 2009-10 में दुनिया बहुत अलग दिखती थी। उस समय भारत अमेरिका का पार्टनर था, लेकिन उतना घोर, उतना गंभीर, उतना गहराई के साथ पार्टनर नहीं था। और भारत जो है वो अपनी खुद की एक स्वायत्त स्वतंत्र पहचान रखने का प्रयास करता था। ठीक है, तो यार अब हुआ क्या, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, तब से दुनिया की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें काफी सारा परिवर्तन एक आपको देखने को मिला है। ठीक है, काफी सारा परिवर्तन जो आपको देखने को मिला है कि भाई दुनिया में एक प्रकार का बंटवारा जैसा हो गया है कि कुछ देश जो हैं, काफी सारे देश पश्चिमी देशों की तरफ चले गए हैं। कई सारे देशों ने रूस का सहयोग किया है, रूस का समर्थन किया है। कई सारे देश, जैसे भारत हो गया, हमारा देश जो है वो, हम ऐसे देशों में हैं जो स्पष्ट तौर पे अभी किसी भी पक्ष में नहीं गए हैं। चीन को लेके भी कोविड के बाद और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में संशय बढ़ चुका है। तो यार अब क्या हुआ, इस बदली हुई परिस्थिति में हमने एक चीज नोटिस करी, वो क्या है कि दुनिया के देशों में ब्रिक्स से जुड़ने की होड़ लग गई है। कि इतने सालों में ब्रिक्स को लेके कोई खास दुनिया में ऐसी उत्तेजना का माहौल नहीं था, ब्रिक्स को लेके कोई खास एक्साइटेड भी नहीं होता था। लेकिन अचानक से अब आप देखोगे कि 20 देशों की वेटलिस्ट है। 20 ऐसे देश इस समय दुनिया में हैं जो ब्रिक्स से जुड़ने के लिए अप्लाई किए हुए हैं, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है कि यार हम तो ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। तो अब इसमें ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ब्रिक्स, देखो समूह इंपॉर्टेंट है। दुनिया की 40% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में रहती है, दुनिया का 23% जीडीपी ब्रिक्स देशों में है। तो ऐसा नहीं है कि आप इन देशों को इग्नोर कर सकते हो, अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं। 5 देश, जो भी 5 देश हैं वो अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं। और दुनिया के देशों में अचानक से समूह से जुड़ने की होड़ लगी है। और अगस्त में अभी क्या होने वाला है, जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है कि सऊदी अरब, इजिप्ट यानी कि मिस्र, अर्जेंटीना, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया, इन 5 देशों को तो ब्रिक्स की सदस्यता प्रदान कर दी जाएगी। एक सिद्धांततः इस पर सहमति बन गई है कि इन 5 देशों को ब्रिक्स की आधिकारिक सदस्यता जो है वो इस समय दे दी जाएगी, इस साल दे दी जाएगी।
तो अब यार एक सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हो गया और क्या यह एक अच्छी बात है या यह एक चुनौतीपूर्ण बात है। थोड़ा इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। प्राइमा फेसाई यानी कि अगर आप जब पहली बार देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार एक ऐसा समूह जिसमें भारत एक फाउंडिंग मेंबर है, वो समूह बड़ा मजबूत हो रहा है, वो समूह बड़ा स्ट्रांग हो रहा है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई अब धीरे धीरे ब्रिक्स एक बड़ा समूह, एक बड़ा शक्तिशाली समूह बन जाएगा। बड़ी अच्छी बात है ना, बड़ी सही बात है ये तो। लेकिन बेटा ब्रिक्स के डिफंक्ट या फिर यानी कि जो हम कहते हैं ब्रिक्स के जो महत्ता जो है उसके कम होने के पीछे एक बड़ा कारण जो था अभी तक, वो भी यही था कि चीन का इस पर अत्यधिक प्रभाव था। कि ब्रिक्स देशों में, ब्रिक्स कहने को 5 देशों का समूह है, लेकिन चीन का इस ग्रुप पर अत्यधिक प्रभाव देखा जा रहा था। और अभी भी ये जो 5 देश सम्मिलित हो रहे हैं, ये पांचों के पांचों देश जो हैं, ये चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। जो चीन का एक बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल मूव है कि हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनाएंगे, दुनिया के देशों को आपस में जोड़ेंगे। ये 5 देश जो हैं, पांचों के पांचों बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, पांचों उस पर जुड़े हुए हैं। तो ब्रिक्स को अब एक तरह से ऐसे भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन क्या कर रहा है, एक अमेरिका के विरोध में, कि अमेरिका दुनिया की एक महाशक्ति है और अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि दूसरी महाशक्ति चीन है, तो एक अमेरिका विरोधी धड़ा जैसा चीन बना रहा है। एक अमेरिका के विरोध में, एक अमेरिका विरोधी समूह के रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि चीन ब्रिक्स को एक बड़ा समूह बनाना चाहता है जिसकी राजनीति जो है वो पूरी तरह से अमेरिका विरोध पर केंद्रित हो। अमेरिका विरोध का मतलब यह नहीं है यहां पर कि आप अमेरिका का खुलकर विरोध ही करो। अमेरिका विरोध से मेरा मतलब यह है कि आप अमेरिका के पक्ष में निश्चित तौर पे नहीं हो, कि आप एक ऐसा समूह बना रहे हो जिसका एक ही जुड़ने का एक तरीका है कि भाई ये सारे देश जो हैं ये चीन के अपने देश हैं, अमेरिका के अपने देश नहीं हैं, इनका अमेरिका से जुड़ाव नहीं होगा। तो इस प्रकार का एक विचार जो है वो निकल के आ रहा है कि चीन किसी न किसी प्रकार से ऐसे प्रयास कर रहा है। अब ये अगर ऐसा प्रयास हो रहा है तो ये भारत को एक बड़ी समस्या में डालता है, भारत को एक बड़ी चुनौती में डाल देता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भारत के अमेरिका के साथ जो संबंध हैं वो एक ऐतिहासिक मोड़ पे हैं। भाई अमेरिका के साथ इससे बेहतर संबंध तो हमारे कभी नहीं रहे। हम अमेरिका के साथ लिटरली उनके पाले में शामिल होते जा रहे हैं। रोज रोज हम इस बात को जानते ही हैं कि हम धीरे धीरे अमेरिका के पक्ष में जाते जा रहे हैं। अमेरिका के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं। अमेरिका हमको बड़ा ज्यादा भाव भी देता है आजकल। ये हम आपको मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था कि अमेरिका जो है बहुत ज्यादा इस समय भारत को महत्ता दे रहा है। भारत की अमेरिका को आवश्यकता है और भारत को भी अमेरिका की आवश्यकता निश्चित तौर पे है। तो ऐसे समय में भारत के लिए ये एक थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण बात है कि भाई एक तो चीन का प्रभाव यहां पर बढ़ेगा। चीन, अब ये देश अगर सम्मिलित होंगे तो ये चीन के मित्र देश हैं, इनके कारण ब्रिक्स समूह में चीन का प्रभाव बढ़ेगा, ये बात सही है। दूसरी एक बात यह है कि ब्रिक्स का जो चरित्र है, ब्रिक्स का चरित्र कैसा था? काफी कुछ गुट निरपेक्ष जैसा था। जब ब्रिक्स बना था तो इसका चरित्र काफी कुछ गुट निरपेक्ष जैसा था कि भाई हम बड़ी महाशक्तियों के दबाव में नहीं आएंगे, अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाएंगे। इस तरह का एक ब्रिक्स का एक चरित्र था। अब धीरे धीरे जब दुनिया में 2 पोल बन गए हैं, 2 ध्रुव बन गए हैं, जिनमें से एक ध्रुव जो है आपके ब्रिक्स का ही हिस्सा है, तो निश्चित तौर पे इसका चरित्र एक अमेरिका विरोधी समूह जैसा बनने का खतरा है। तो भारत के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि इसका संतुलन आप कैसे स्थापित करोगे कि अगर यह समूह पूरी तरह से अमेरिका विरोधी समूह के रूप में उभरता है तो भारत को यह संतुलन स्थापित करना पड़ेगा कि भारत किसी भी ऐसे समूह के साथ बहुत ज्यादा गहराई के साथ नहीं जुड़ा रह सकता जिसका आधार ही अमेरिका का विरोध हो। तो इसके लिए भारत ने एक ये बात कही है कि भाई भारत ने ये कहा है कि भारत ने सिद्धांततः कह दिया है कि ये 5 देश जो शामिल हो रहे हैं, ठीक है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत ने यह भी कहा है कि भाई आगे कोई भी विस्तार अगर होगा तो वो सोच विचार के किया जाना चाहिए। सभी देशों को आपस में चर्चा करनी चाहिए जो पहले से सदस्य हैं, और देखना चाहिए कि भाई कौन सा देश जो है वो इस हमसे जुड़ना चाहता है और उसको हम लें या ना लें, इस पर विचार जो है सोच समझ के किया जाना चाहिए, सभी की चर्चा से किया जाना चाहिए। तो भारत की ये जो एक जिसको हम कहते हैं सतर्कता वाली बात भी है,
वो यही दिखाती है कि भारत इस खतरे से परिचित है कि ब्रिक्स का जो चरित्र है वो धीरे धीरे एंटी अमेरिका होने का खतरा है, और ऐसे में भारत का इससे गंभीर तौर पे जुड़े रहना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक कूटनीतिक चुनौती है, इससे भारत कैसे निपटेगा आने वाले दिनों में हम देखेंगे, और जो भी होगा आपको बताएंगे। चलिए, अब चूंकि हम भारत और चीन की बात कर रहे थे, तो यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है, बहुत सारे इसमें आंकड़े हैं, कुछ कुछ आपको बताऊंगा मैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस आर्टिकल से ले सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ी 8-10 मिनट की चर्चा है इस आर्टिकल की। आई थिंक यही एक आर्टिकल आज हम अब कर पाएंगे। तो यार ये आर्टिकल ये कहता है कि आज का भारत जो है, आर्थिक तौर पे, केवल आर्थिक तौर पे बात कर रहे हैं, ये आज का भारत जो है वो 2007 के चीन जैसा है। कि यार हम आर्थिक तौर पे बिल्कुल वही खड़े हैं जहां 2007 में चीन खड़ा था। यानी कि 15 साल पहले चीन जैसा था, हम वैसे आज हो गए। पहले तो आर्टिकल इस बात को स्थापित करता है कि आप आर्थिक एक परिदृश्य देखें तो आप पाएंगे कि कोई भी फर्क लगभग आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे भारत का जीडीपी करीब $3.5 ट्रिलियन का है, अभी इस साल के अंत तक $3.7 ट्रिलियन होने के आसार हैं। चीन का 2007 में तकरीबन इतना ही था। ठीक है, एकदम लगभग बराबर है। चीन की 2007 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो $2964 थी। भारत की ये 2694 है, माफ कीजिएगा 2694 है, और भारत की भी लगभग उतनी ही $2601-2602 इस साल के अंत तक होने के आसार है। तो आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय हो गई, आपके जीडीपी का आकार हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से उतना ही है जितना चीन का 2007 में था। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि भाई चीन 2007 में बिल्कुल वही था जहां पे आज हम खड़े हैं। तो क्या हम इस बात को मान सकते हैं कि अब चीन ने 2007 से हम मान लेते हैं 2023 तक की यात्रा एक तय की है, चीन का एक ट्रैक रहा है। तो अब क्या भारत 2023 से हम ऐसा मान लें 2038 तक भारत भी उसी परिस्थिति में आ जाएगा जिसमें चीन अभी है? यानी कि 15-16 साल में जिस तरह से चीन एक दुनिया की अग्रणी शक्ति बन गया है, क्या ऐसा भारत के साथ भी होने वाला है, या हमारी विकास की यात्राओं में यहां पर काफी फर्क आ जाता है? तो यह आर्टिकल यही बताता है कि यार हमारी विकास की यात्राएं जो हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क अब यहां पर देखने को मिलता है, और इसलिए आर्टिकल कहता है कि वर्तमान परिस्थितियां जो हैं उनके हिसाब से अब हम चीन जैसा नहीं कर पाएंगे। इसके आगे जाने का जो रास्ता है वो चीन से हमारा काफी अलग है। कैसे, वो बताते हैं। वो कहता है जैसे देखिए 2003 से चीन का विकास जो हुआ वो या तो निवेश से हुआ या निर्यात से हुआ। 2003 से 11 तक चीन में जीडीपी का 40% निवेश हो रहा था, भारत में 33% से कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद चीन ने और तेज गति से निवेश किया। चीन ने 2012 से 21 तक चीन में 43% तक ये नंबर पहुंचा, 40 से बढ़ के, और भारत में 33 से घट के 29 पे आ गया। यानी कि अगर आप निवेश प्लॉट करना शुरू करें तो चीन का निवेश बढ़ता जा रहा है, भारत का थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है। तो ये जो फासला है ये फासला बढ़ रहा है, और जबकि चीन ने अपना विकास जो है वो पूरी तरह से निवेश ला लाकर अर्थव्यवस्था में और निवेश करके किया, और भारत में आप देखोगे या तो निवेश वहीं पर स्थिर है या फिर कम हो गया है। 2022-23 में पिछले साल भारत का निर्यात $770 बिलियन था और आयात $890 बिलियन था। ठीक है, आयात हमारे यहां निर्यात से ज्यादा होता है। अगर आप 2007 के आसपास चीन का देखेंगे तो इसी जीडीपी पे बिल्कुल इतना ही चीन का जीडीपी था। जीडीपी में कोई फर्क नहीं था, जीडीपी एकदम समान था। उसी जीडीपी पर चीन का निर्यात 1.2 ट्रिलियन था, हमारा कितना था 770 बिलियन, और चीन का कितना है 1.2 ट्रिलियन मतलब 1200 बिलियन। तो आप देख रहे हो करीब मतलब 50% से भी अधिक का फर्क यहां पे आपको देखने को मिलेगा। चीन ने वस्तुओं के निर्यात में एक अलग प्रकार की ऊंचाई छुई जिसकी ओर भारत नहीं बढ़ पाया है, जिसको भारत अचीव जो है वो नहीं कर पाया है। ये एक महत्वपूर्ण सी चीज है कि ये एक फर्क आपको देखने को मिलेगा। निर्यात में आप देखेंगे तो भारत का 890 बिलियन था, चीन का 950 बिलियन था। तो निर्यात आपके लगभग बराबर ही है, थोड़े से ही कम है भारत के,
लेकिन भारत का माफ कीजिएगा, आयात, क्षमा कीजिएगा, आयात जो है भारत का और चीन का लगभग बराबर ही है, लेकिन चीन के निर्यात हमसे बहुत ज्यादा है। और इन निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए चीन ने, और पूरे बिजनेस को, पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन ने टैरिफ भी भारत से कहीं ज्यादा कम करके रखे हैं। टैरिफ मतलब जो भी आप आयात शुल्क, निर्यात शुल्क जैसे शुल्क लगाते हो, इन सबको चीन ने भारत की तुलना में काफी कम करके रखा है, क्योंकि चीन ने निश्चित तौर पे इस बात को समझा कि यार हमको अगर आर्थिक प्रगति करनी है तो उसका रास्ता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही जाता है, और कोई तरीका इसका है नहीं, और कोई सही तरीका इसका हमको मिलेगा नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही चीन ने रास्ता इसका ढूंढा। निर्यात जो है वो चीन के जीडीपी का 24% है, भारत में 21% है। ये आपको दिख ही रहा है कि यार निर्यात जो है जीडीपी और जीडीपी का कितने परसेंट निर्यात है, ये वाली दर भी चीन में भारत से ज्यादा है। यानी कि निश्चित तौर पे निर्यात के क्षेत्र में चीन ने एक बड़ी प्रभुसत्ता, एक बड़ी शक्ति के तौर पे चीन उभरा है। भारत अभी भी उस शक्ति के तौर पे उभरने से दूर है। ठीक है, अब निर्यात के साथ यार एक बड़ा फर्क जो आता है वो आता है कि इसका वितरण कैसा है। जैसे भारत से जो निर्यात हो रहा है वो सेवा क्षेत्र में अधिक हो रहा है। ये हमको पता है ना कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन भी आपका सेवा क्षेत्र में होता है, तृतीय क्षेत्र में, टर्शरी में, जबकि चीन में वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात बहुत ज्यादा है। ये बात हम जानते हैं, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आप अपने आसपास बनी कोई भी चीज उठा लो, बहुत ज्यादा संभावना है कि वो चीन में बनी हुई होगी। तो वस्तुएं हो गई, भले ही वो खिलौने हो गए, भले ही वो आपके बर्तन हो गए, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, उन सबको बनाने की दर जो है वो चीन में बहुत ज्यादा है, और बनती ज्यादा है तो निर्यात ज्यादा होती हैं। वहीं भारत से जो निर्यात है वो सेवाओं के ज्यादा है, भारत से निर्यात वस्तुओं के ज्यादा नहीं है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क यह पड़ता है कि भारत में रोजगार की समस्या आती है, क्योंकि देखिए वस्तुओं के विनिर्माण में ज्यादा रोजगार उपलब्ध होते हैं, वहीं सेवा क्षेत्र में रोजगार जो होते हैं वो अपेक्षाकृत कम होते हैं। यह हमको पता है कि भाई आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोल रहे हो तो उसमें आप कम लोगों से भी काम चला सकते हो, लेकिन अगर आप एक मतलब आप एक फैक्ट्री खोल रहे हो जहां खिलौने बनते हैं तो आपको बहुत सारे मजदूर रखने पड़ेंगे ना यार। तो निश्चित तौर पे फैक्ट्रियों में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर मजदूर जो हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अधिक होते हैं। सेवा क्षेत्र में यह संख्या जो है यह अपेक्षाकृत कम होती है, तो इसीलिए भारत में एक रोजगार की समस्या आती है। इसके अलावा आपकी कुल आबादी का जो 15 से 60 साल तक की आबादी है उसमें से कितने लोग काम करते हैं, इसको हम कहते हैं श्रम बल भागीदारी। तो जो आईएलओ का डेटा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो डेटा है, उसके हिसाब से भारत में ये जो पार्टिसिपेशन है ये मात्र 50% है। चीन में ये पार्टिसिपेशन 67% तक है। ठीक है, भारत में ये जो कितने लोग हैं जो काम करते हैं, ये संख्या भारत में करीब 50% है, चीन में 67 है। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। और इसका एक प्रमुख कारण जो समझ में आता है वो आता है लैंगिक फर्क। जैसे भारत पुरुषों का लगभग बराबर है, पुरुषों का भारत और चीन में जो एक कितने परसेंट पुरुष काम करते हैं ये संख्या लगभग बराबर है, लेकिन महिलाओं में फर्क देखिए कि ये महिलाओं होना चाहिए था, क्षमा कीजिएगा इस गलती के लिए। महिलाओं का चीन में 66% है, चीन का ओवरऑल 67% है, महिलाओं का 66% है, यानी कि पुरुष और महिला लगभग बराबर संख्या में काम करते हैं। जितने परसेंट पुरुष काम करते हैं उतने ही परसेंट महिलाएं भी चीन में काम करती हैं। भारत में पुरुष लगभग 67% ही काम करते हैं, 68%, लेकिन महिलाएं केवल 2007 में 30% काम करती थी, और अब आते आते वर्तमान समय आते आते यह संख्या केवल 24% है। समझ पा रहे हो इस बात को या नहीं? तो भारत अपनी श्रम बल में एक बहुत बड़ी जो पोटेंशियल है, बहुत बड़ी जो एक क्षमता है, उसको गंवा दे रहा है, क्योंकि भारत में महिलाओं के काम करने की जो परसेंटेज है, उनकी जो प्रतिशतता है वो केवल 24% है। 100 में से 24 महिलाएं भारत में काम करती हैं। तो यार ये आप समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको वास्तव में चीन जैसी परिस्थिति में जाना है, अगर आपको चीन की गति से तरक्की करनी है, अब यह हो सकता है कि आप कहो कि यार हमारा मॉडल चीन से अलग है। बिल्कुल सही बात है, आप ये कह सकते हो कि यार हम ऐसा नहीं करना चाहते,
चीन ने जिस तरह से कृत्रिम तौर पे अपनी मुद्रा का विमुद्रीकरण कर करके अपने निर्यात को अट्रैक्टिव बनाया है, आप ऐसा नहीं करना चाहते, ये भी ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन तब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको चीन से सीखनी चाहिए और जिनके बिना आप जो है तरक्की जो है चीन जैसी नहीं कर पाओगे। जैसे चीन का औसत विकास दर 8% था, आपका 6% है। अब एक साल में ये 2% लगता है, 2% है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन इसको अगर आप 15 साल तक जोड़ते जाएंगे, है ना, तो देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन दूं कि इस 2% से कितना फर्क पड़ेगा, तो आप ये देखो, अभी पहले साल 100 है दोनों देशों का, अगले साल 108 के बाद फिर से 8% बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8.64, 117 के आसपास हो जाएगा। 117 के बाद 126 के बाद ये करीब 135 हो जाएगा। 4 साल ही देखते हैं चलिए। वहीं 6% पे 106 के बाद ये 6% बढ़ेगा तो 6.3 मान लीजिए, तो 112.3, 112 ही मानते हैं। 112 के बाद फिर 6% बढ़ेगा तो इस बार एक बढ़ा देंगे, 119 के बाद फिर 6% बढ़ेगा तो 11.4, यानी कि ये कितना था 8 ना, 112, ये 126 नहीं होगा, माफ कीजिएगा, 136 होगा, और ये 119 से 126 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जहां पर 2% का फर्क बढ़ बढ़ के मात्र 4 बार में 10-11% के फर्क तक आ गया, तो अगर आप इसको 15 साल ले जाओगे तो ये 40-50% के फर्क तक पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर साल के विकास पे ही अगले साल का विकास होता है। तो आपको उच्च विकास दर की आवश्यकता बहुत जरूरी है। महिलाओं की श्रम भागीदारी, है ना, इस पर अगर कभी प्रश्न आता है, ये मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर महिलाओं की श्रम भागीदारी बहुत चर्चा में है, हमेशा से चर्चा में रही है, बहुत बात होती है इस पे, अगर इस पर सवाल आता है तो आप इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि यार चीन की तुलना में हमारे पिछड़ जाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां महिलाओं की श्रम भागीदारी जो है वो चीन की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम है। तो उसको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, उसका भी हमको विकास करना पड़ेगा, तभी हम चीन जैसा या फिर चीन के सदृश, हम ये नहीं कहते कि एकदम चीन जैसा ही विकास करें, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम हम पिछड़ेंगे नहीं, ये बात आवश्यक है। वस्तुओं का उत्पादन, जिस पर सरकार अभी फोकस कर भी रही है, मेक इन इंडिया वगैरह, कि यार केवल सेवा क्षेत्र के निर्माण से आप प्रगति नहीं कर पाओगे, आपको विनिर्माण क्षेत्र का भी भारत में विकास करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी श्रम बल भागीदारी बढ़ेगी, तभी जाके आपके देश में उत्पादन बढ़ेगा, आपके देश का निर्यात बढ़ेगा। ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो भारत को करनी पड़ेंगी, तब ऐसा हो सकता है कि जिस दशा में चीन अभी है, चीन की जो वर्तमान दशा है, वहां तक भारत उसी गति से पहुंच पाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि भारत को चीन का एकदम ब्लाइंड अनुसरण करना चाहिए, जो चीन कर रहा है वही हम करें, एकदम चीन जैसे बन जाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हां, यह है कि भाई अगर आपका पास का एक देश था जो कुछ साल पहले आपके जैसा था, उसने अच्छा कर लिया है, तो आपका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन उसने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की उनको जानने में कोई बुराई नहीं है, उसकी जानकारी रखने में कोई बुराई नहीं है। तो यह बात यहां पर ये कहता है। एक चीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक करता है कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आपस में कैसे संबंध है। देखिए, महिलाओं की श्रम भागीदारी जो है वो एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। महिलाओं की श्रम भागीदारी सामाजिक मुद्दा है कि भाई हमारे देश में महिलाओं को उतना काम करने का अवसर नहीं मिलता, और अक्सर हमको ऐसा लगता है कि यार इसका अर्थव्यवस्था पे क्या ही प्रभाव पड़ता होगा। आप इसको एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं कि यार ये देखो, ये फर्क पड़ता है। अगर आपके यहां सामाजिक बराबरी नहीं है तो आपकी आर्थिक प्रगति जो है वो प्रभावित होती है। उसका आंकड़ा है हमारे पास, हम उसका आंकड़ा आपको दिखा सकते हैं, तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं, ये काम आएगा आपके। ये एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, इसको रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार की सामाजिक असमानता पर प्रश्न अक्सर आते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए खाली इतना ही है। जल्दी से आज के प्रश्न देख लेते हैं। श्रेया सिंघल केस इनमें से किससे संबंधित है? आधार की वैधता, आरक्षण की सीमा, ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या मृत्युदंड की वैधता? हमको पता है ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बड़ा मशहूर केस है श्रेया सिंघल केस। ये ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें क्या हुआ था, 69A को जो लागू करना था आईटी एक्ट 2000 के, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियम कायदे बनाए थे कि भाई नियम कायदे के साथ ही आप लागू कर सकते हो, आर्बिट्रेरी तरीके से आप लागू नहीं कर सकते। ये श्रेया सिंघल केस था। इनमें से आपको सत्य कथन पहचानना है। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में दक्षिण अफ्रीका नहीं था, सही बात है। पहले ये ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था, तो इसीलिए साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था।
दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स से 2016 में जुड़ा नहीं, 2009 में ब्रिक्स बना था, ब्रिक बना था, और 2010 में अगले ही साल इससे साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। तो ये 2016 नहीं है, ये 2010 है। दूसरा कथन आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए, यह आपका आज का प्रश्न है भारत और चीन के विकास के पड़ाव को लेकर। इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। भारत और चीन के विकास के पड़ाव एक जैसे हैं, लेकिन यात्रा अलग है, चर्चा कीजिए। तो देखिए, यहां पर इस प्रश्न में खास बात यह है कि मैंने किसी भी एक तरह की यात्रा की तारीफ नहीं की। मैंने ये नहीं, इस तरह का प्रश्न नहीं दिया कि भारत को चीन से सीखना चाहिए या फिर भारत का तरीका बेहतर है। नहीं, हमने एक खुला प्रश्न दिया है आपको कि हमारा पड़ाव एक जैसा है। हम वही हैं जहां चीन 2007 में था, ये एक पड़ाव है। चीन जहां 2007 में था, वहां भारत आप ये कह सकते हैं 2022-23 में है। ठीक है, तो पड़ाव तो एक जैसा हो गया। अब इसके आगे की यात्रा चीन ने जिस तरह से ली और हम जिस तरह से लेंगे, वो यात्रा अलग है। अब वो यात्रा अलग है, किसकी बेहतर है किसकी नहीं, ये आप कमेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। वो यात्रा अलग कैसे है, ये आपको बताना है, ये चर्चा आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का सब्जेक्टिव प्रश्न है, ओपन एंडेड है, आप इसमें किसी भी तरह का उत्तर लिख सकते हैं। कमेंट्स में आप उत्तर लिखने का प्रयास करें तो एक बढ़िया आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार, आपको जानकारी है ही, आपको बता ही चुका हूं मैं। एक बस खास बात है, 10 तारीख से हमारा मॉर्निंग बैच शुरू हो रहा है P2I कोर्स का, जो कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराएगा। ठीक है, आपकी प्रीलिम्स से लेके मेंस तक की ऑनलाइन तैयारी होगी पूरी। मेंस अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, आपको स्टडी IQ IAS के फैकल्टी मेंबर्स के साथ रखा जाएगा, जहां पर आपको बहुत गहन तैयारी जो है ऑफलाइन मोड में कराई जाएगी। उसमें आपसे कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी, रहना खाना आपकी सारी सुविधाएं जो है वो संस्थान वहन करेगा। और इंटरव्यू के लिए भी सेम चीज है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आपका DAF का एनालिसिस, आपके मॉक इंटरव्यू, सब कुछ जो है इसी फीस में इंक्लूडेड है। मतलब ये एक ऑल इंक्लूसिव पैकेज है। इसके अलावा आपको और कुछ भी खरीदने की, कहीं भी खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगाइए जो मेरे नाम पे आधारित है, 29,999 में पाइए। अगर आप 5 तारीख के पहले जुड़ते हैं तो हमारे जो स्टडी IQ IAS के चीफ मेंटोर हैं अनिल स्वरूप साहब जो हैं, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, बहुत सीनियर, बहुत ही जाने माने वरिष्ठ और बहुत ही सम्माननीय IAS ऑफिसर माने जाते हैं। वो उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, बहुत ही मतलब मशहूर किताबें हैं, नो मोर अ सिविल सर्वेंट और एथिकल डायलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट। तो ये 2 किताबें जो हैं दोनों मैंने पढ़ी हैं, दोनों बहुत ही अच्छी किताबें हैं, बहुत ही आपको किस तरह का ऑफिसर बनना चाहिए इसके बारे में सोचने पर विवश करती हैं। अगर आप 5 तारीख के पहले इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको जो किताबों का सेट मिलेगा उसमें ये 2 किताबें भी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, तो ये एक मौका है। अगर आप 6-7 तारीख को जुड़ने की सोच रहे थे, 5 को जुड़ जाइए, 5 तक जुड़ जाइए, आपको ये 2 किताबें अतिरिक्त जो है मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वैकल्पिक विषय लेना चाहते हैं तो भाई वैकल्पिक विषयों में 8 वैकल्पिक विषय हैं हमारे साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा, मैं इसकी प्रेजेंटेशन भेजूंगा, आप वहां देख लीजिएगा। AJ लाइव कोड लगा के आप वैकल्पिक विषयों से भी जुड़ सकते हैं। बैचेस शुरू हो रहे हैं या हो चुके हैं इन सबके, तो आप इन सबसे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ कोई सवाल पूछना है, कोई चर्चा करनी है, कोई आपको डाउट है, कोई सलाह देनी है, तो आप उसके लिए भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल ID है। और www.studyiq.com मेरा हमारे संस्थान का वेबसाइट है, जहां पे जाके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है यार। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि मेरी अर्थशास्त्र की जो क्लासेस हैं, जो रमेश सिंह पुस्तक पे आधारित थी, वो दोबारा प्रारंभ हो गई हैं। आज सुबह 10 बजे पहली क्लास हुई थी, कल भी सुबह 10 बजे क्लास होगी। मंडे टू फ्राइडे वो क्लासेस रोज सुबह 10 बजे होंगी, उनको देखना मत भूलिए। इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट विषय होता है, उससे जुड़े रहिए, उसको सीख लीजिए पूरा, बहुत काम आपको आने वाला है। ठीक है, चलिए आज शाम मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास में और कल शाम 4 बजे इसी क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।